रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ ठीक रहेगा, मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी, जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियां और परेशानियां दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया, पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, जब तक मैं इस घर में हूं, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूंगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को यह काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा, आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5,000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी, फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो,
हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे। रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था, वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी धूमधाम से कर दी। जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाबूजी नरेंद्र एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। जसमीत की मम्मी वर्षा घर के बराबर में ही एक होटल वाले को रोजाना के पराठे और रोटी बना कर देती थी। कुल मिलाकर घर का गुजारा हो रहा था। पर एक शाम, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा बढ़ रहा है। जसमीत जल्दी आ, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। बाबूजी क्या हुआ? मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जसमीत और वर्षा नरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरेंद्र का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ। यदि इन्होंने ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाबूजी, अब आप कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे तनख्वाह काट कर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को नौकरी दे देंगे। पर बाबूजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वर्षा, मेरा रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। पिछले 3 दिन से नहीं गया। इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। नरेंद्र काम पर चला जाता है। पर आओ नरेंद्र, इससे मिलो। ये नया वर्कर तुम्हारी जगह काम करेगा। वो ऐसा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। हमारी मिल को तो ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो चुस्त हो, मेहनती हो और अच्छा काम कर सके। तुम्हारी तबीयत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन मेहनत के साथ काम कर पाओगे और अचानक भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। पर सर जी, एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा न कीजिए सर जी। नरेंद्र, मैं अपने बिजनेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे माफ करो। बाकी ये तुम्हारे 8 दिन के इस महीने के पैसे जो तुमने काम किया था, लो। नरेंद्र निराश होकर घर आ जाता है। वर्षा और जसमीत भी नरेंद्र से सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरेंद्र अब निराश और परेशान रहने लगा था। इसी कारण उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। नरेंद्र ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया? भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे घर पर। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज मत रो। आप ही तो मेरी और बाबूजी की हिम्मत हो। वर्षा, मेरे कारण तुम दोनों भी परेशान हो रही हो। मेरी बीमारी ने तुम्हें भी पैसों के लिए मोहताज कर दिया है। नहीं, देखो, मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, आप दवाई ले लो और बिल्कुल चिंता मत करो। जसमीत, जा बेटा, वो दरवाजे पर होटल वाले भैया आए हैं, उनको पराठे पकड़ा दे, मैंने बनाकर रख दिए थे। भैया, अगर 2 टाइम के भी बनवाने हो तो बता देना, मैं बना दिया करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं मालिक को बोल दूंगा। अभी तो सिर्फ दोपहर के लिए ही बोले हैं। मम्मी, आप घर का काम, पापा की देखभाल इतना थक जाते हो, फिर 2 टाइम के होटल की रोटी और पराठे कैसे बना पाओगे? मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। मम्मी, नहीं जसमीत, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। वैसे भी ये तेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। वर्षा दिन भर काम करके अब थक भी जाती थी। नरेंद्र की देखभाल, दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी के सिर पर था। एक दोपहर जब जसमीत कॉलेज से घर आई, मम्मी ये देखो, हमारे शहर में पराठे प्रतियोगिता होने वाली है। सबसे अनोखा पराठा के नाम से जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मम्मी, आप इस प्रतियोगिता में ट्राई करो ना, देखना आप ही जीतोगी। जसमीत क्या बच्चों सी बातें कर रही है? मैं और प्रतियोगिता में भाग? नहीं बेटा। पर मम्मी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्जी क्या है? ट्राई तो करो, हो सकता है आपके बनाए हुए पराठे बहुत ही पसंद आए और आप इस सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता को जीत जाओ। देखो, अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो। मम्मी प्लीज, मम्मी आप मेरे लिए एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लो तो सही। मैं आपका फॉर्म भर रही हूँ, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। वर्षा, अगर जसमीत का मन है तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले लो। जसमीत सही कह रही है। हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता में जीत जाओ। जीतना हारना तो भगवान के हाथों में होता है, पर बिना भाग लिए हार मान लेना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम्हें अपने हुनर को दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती हूँ,
ये हुई ना बात मम्मी। पर आप कौन सा पराठा बनाओगे जिससे आप ये प्रतियोगिता जीत जाओ? ये सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पिज्जा ऑर्डर था इस पते पर? भैया वो सेम एड्रेस हमारी पीछे वाली गली में है, वहाँ का ऑर्डर होगा। हमारी बैक साइड के घर का भी यही पता है। पिज्जा का नाम सुनकर तो मम्मी मेरे मुंह में पानी आ गया। गलती से वो डिलीवरी करने वाला भैया हमारे घर पर आ गया था। मम्मी क्या आप पराठे को पिज्जा का लुक दे सकते हो? एक नए तरीके का पराठा? कोशिश कर सकती हूँ, तू मुझे पिज्जा में लगाने वाला सामान ला दे। जसमीत वर्षा को सारा सामान लाकर दे देती है। वर्षा अपनी मेहनत और कोशिश से एक पिज्जा पराठा बनाती है। मम्मी ये पिज्जा पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी क्यों ना आप यही पिज्जा पराठा सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता के लिए बनाओ। जसमीत की बात मानकर वर्षा प्रतियोगिता में पिज्जा पराठा बनाती है। प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की थी, पर वर्षा के हाथ का बना पिज्जा पराठा देखकर जज करने वाले शेफ बहुत ही चकित रह जाते हैं। दोस्तों बहुत से पराठे देखे, पर ये पिज्जा पराठा पहली बार देखा। वर्षा जी ने इस पिज्जा पराठे पर लेयर बनाकर इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। इसके लिए हम सभी जजेस की सहमति से वर्षा जी को सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया जाता है और ये 50,000 का नकद इनाम भी इन्हें दिया जाता है। रोहित, एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। वर्षा जी ने जिस तरह आज पिज्जा पराठा एक नए तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ वर्षा जी मेरे साथ मेरे अपने कुकिंग टीवी शो में हिस्सा लें और मेरे शो का हिस्सा बने। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वर्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी जसमीत को गले से लगा लेती है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी बेटी जसमीत और मेरे पति नरेंद्र की वजह से ही संभव हुआ है। इन दोनों ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। लव यू मम्मी। मेहनत और लगन से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और यही वर्षा ने कर दिखाया। धीरे धीरे वर्षा के पिज्जा पराठे की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। पिज्जा पराठा के नाम से वर्षा ने एक नया होटल खोल लिया। साथ ही साथ टीवी शो के द्वारा वर्षा के चेहरे को नई पहचान मिली। नरेंद्र भी ये सब देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा था और अब वो और जसमीत दोनों वर्षा के होटल के काम में उसका साथ देते थे। मेहनत और लगन से एक पिज्जा पराठा वाली को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने की नई सीढ़ी मिल गई थी।